हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में क्लास 10th हिस्ट्री की जो बुक है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी के 3 लेसन्स कंप्लीट कर लिए हैं और फ्रेंड्स अभी हम जो है हिस्ट्री जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपका जो पहला लेसन है वो है नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में कैसे जो बिखरे हुए सभी क्षेत्र हैं वो कैसे राज्य के रूप में संगठित होते हैं। आज जो आप जर्मनी देख रहे हैं, इटली देख रहे हैं, ये आरंभ से ही ऐसा नहीं था। ये बिखरे हुए क्षेत्र थे जिसको राष्ट्र के रूप में जो है बाद में परिवर्तित किया गया। इन्हीं सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है इस लेसन में, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है, यूरोप में जो है राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो देखिए कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1848 में क्या होता है, फ्रेडरिक सोरियो नाम का एक फ्रेंच आर्टिस्ट होता है जिसने एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक था। तो उसने जब कल्पना किया तो उसने फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया कि उसने 4 फिगर्स जो है बनाए, जिसमें से जो पहला फिगर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो ने क्या किया कि 4 चित्र बनाए। उसने स्वप्न देखा एक समाज का जो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। कैसा होगा, यहाँ पर देखिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो उसने जब ये स्वप्न देखा तो उसी क्रम में ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पहला फिगर है जो फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि 4 प्रिंट्स पिक्चरिंग हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, जिसमें से जो अभी आपको मैंने दिखाया वो पहला फिगर है। तो द फर्स्ट प्रिंट shows the people of Europe and America, men and women of all age and class, marching and offering homage to the Statue of Liberty। कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की देवी हैं उनको होमेज प्रदान किया जा रहा है मेन एंड वीमेन के द्वारा, जो कि क्या हैं, सभी एज के लोग हैं और सभी क्लास के लोग हैं। तो यूरोप और अमेरिका के लोग जो है स्वतंत्रता की देवी को क्या कर रहे हैं, होमेज प्रदान कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऑन द अर्थ लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। तो फ्रेडरिक सोरियो ने फ्रेंड्स ये कल्पना किया कि जो राजतंत्र है, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस का मतलब ऐसे संस्थान जो क्या हैं, निरपेक्ष हैं, जिनके सापेक्ष और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस क्या थे, मोनार्की, राजा था ना, जो स्वतंत्र था, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए जो राजा था वो स्वतंत्र था। तो फ्रेडरिक सोरियो ने कल्पना किया कि सारे भी जो निरपेक्ष संस्थान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, शैटर हो गए हैं, और उनके जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, वो बिखरे हुए हैं, और चारों तरफ क्या है, एक डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक देश की स्थापना हो चुकी है। और सोरियो ने क्या किया, इन सोरियोज यूटोपियन विज़न, ठीक है। सोरियो ने एक ऐसा, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसा आदर्शवादी, एक ऐसा काल्पनिक विजन, एक ऐसा दृश्य। तो उसने क्या देखा यूटोपिया विज़न में, द पीपल आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस। तो उसने देखा कि भाई सभी लोग जो है अलग अलग देश के रूप में बधे हुए हैं, यानी जर्मनी का निर्माण हो गया है, इटली का निर्माण हो गया है, जो कि उस टाइम पर क्या था, काल्पनिक बात थी ना। उस टाइम पर ये चीज़ें बिखरी हुई थी, कोई राष्ट्र जैसा कोई चीज़ नहीं था। तो उसने देखा कि भाई लोग जो है राष्ट्र के रूप में ग्रुप्ड हो गए हैं, आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। और उन देशों को, उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनका एक क्या है, पर्टिकुलर फ्लैग है, झंडा है, और क्या है, उनका एक नेशनल कॉस्ट्यूम है, उनके राष्ट्र का एक पोशाक है। अभी ये सब कल्पनाएं चल रही हैं,
फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा। अभी ऐसा कुछ अस्तित्व में नहीं आया है, तो ये 1848 में फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा किया गया था। अब कह रहे हैं कि जो स्वतंत्रता की देवी है वहाँ पर सबसे पहले कौन देश पहुँचा? सबसे पहले पहुँचा वहाँ पर यूएसए। यूएसए के बाद स्विट्ज़रलैंड पहुँचा। यानी सबसे पहले जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वो अमेरिका को प्राप्त हुई, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड को प्राप्त हुआ, और उसी क्रम में आप देख रहे हैं कि फ्रांस चल रहा है, स्विट्ज़रलैंड के पीछे फ्रांस चल रहा है, फ्रांस के पीछे आपका जर्मनी है, विच आर फॉलोड बाय द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी के पीछे क्या है? ऑस्ट्रिया है। तो सबसे पहले आपका अमेरिका है, फिर स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के बाद जर्मनी है, जर्मनी के बाद ऑस्ट्रिया है, फिर 2 सिसल्स द्वीप हैं, लॉम्बार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रशिया है। तो ये सभी देश जो हैं क्रम से स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहे हैं और स्वतंत्रता की देवी को होमेज प्रदान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रॉम द हेवेंस, और फ्रेडरिक सोरियो क्या कल्पना करता है कि भाई इतना आदर्शवादी राष्ट्र बन गया है, तो हेवेंस से, स्वर्ग से जो है, जो क्राइस्ट हैं, जो संत हैं, जो एंजल्स हैं, जो परियां हैं, वो इसको क्या कर रही हैं? इस दृश्य को देख रही हैं, विच सिम्बोलाइज फ्रेटर्निटी, यानी जो क्या दर्शा रहा है? स्वतंत्रता को, अमंग द नेशन स्टेट्स। ये जो राष्ट्र राज्य बने हैं उनको स्वतंत्रता दिखाया जा रहा है, स्वतंत्र दिखाया जा रहा है, और इस दृश्य की जो है सराहना की जा रही है क्राइस्ट के द्वारा, संतों के द्वारा और परियों के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरा दृश्य जो है फ्रेडरिक सोरियो कल्पना करता है, और इसी चीज़ को यहाँ पर आपको देखिए दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिमेन्स है, सारी ये रिमेन्स है, जो राजतंत्र है उसके रिमेन्स हैं, और ये देखिए आसमान से सभी लोग जो है क्या कर रहे हैं? इस दृश्य की सराहना कर रहे हैं। ईसा मसीह हैं, एंजल्स हैं, सभी लोग। ये क्या है? ये स्वतंत्रता की देवी हैं, जहाँ से ये देखिए आपका यूएसए गुजर चुका है, उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है, फिर फ्रांस है, फिर आपका जर्मनी है, उसके पीछे ऑस्ट्रिया है, ऐसे ऐसे करके सारे देश जो है देखिए आ रहे हैं ना, यहाँ से करके ऐसे ऐसे सारे देश आ रहे हैं, और ये स्वतंत्रता की देवी को क्रॉस कर, यानी जो जो देश जैसे जैसे फ्रीडम को प्राप्त कर रहा है वो इसके आगे गुजर रहा है। ठीक है, फिगर समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। देखो, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उससे यूरोप के देशों में एक मोटिवेशन प्राप्त हुआ था। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उससे यूरोप के बाकी देशों को ये समझ में आया कि भाई हम भी स्वतंत्रता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर जो राजतंत्र चल रहा है, जो राजा हमारे यहाँ पर शासन कर रहा है, उसके मन में जो आता है वो ऑर्डर दे देता है, हमें अधिकार नहीं देता है, राजनीतिक आर्थिक अधिकार नहीं देता है। तो जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ, क्रांति हुई, तो उससे बाकी देशों को मोटिवेशन मिला। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप यही बन जाता है कि भाई फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो वो 1789 में हुई थी। तो कह रहे कि नेशनलिज्म का जो एक फ्रेश एक्सप्रेशन लोगों के अंदर आया, वो कब आया? फ्रांस की क्रांति के बाद, 1789 में। France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कह रहे कि ये फुल फ्लेज क्षेत्र था, राज्य था 1789 में, एक राजा के अंदर, मोनार्क के अंदर ये एक क्षेत्र था, राज्य था 1789 में। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कह रहे हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस में जो राजनैतिक और संवैधानिक परिवर्तन आए, उससे क्या हुआ? लेड टू द ट्रांसफ़र ऑफ सवर्निटी, यानी लोग क्या हो गए? सवरिन हो गए ना, स्वतंत्र हो गए। फ्रॉम द मोनार्की टू फ्रेंच सिटीजन्स, यानी जो लोग राजा के अंडर में थे, अब क्या हो गया? उन जो फ्रेंच सिटीजन्स थे वो क्या हो गए? सवरिन हो गए, स्वतंत्र हो गए, यानी वहाँ पे लोकतंत्र, गणतंत्र की स्थापना की गई। The revolution proclaimed that it was the people
तो जब क्रांति हुई, क्रांति के बाद यह प्रोक्लेम किया गया, यह उद्घोषणा किया गया क्या कि भाई अब जो है पीपल ही वे लोग हैं, यानी जनता ही क्या है, द पीपल वुड कंस्टिट्यूट द नेशन, यानी अब जो यहाँ के राष्ट्र का निर्माण है वो कौन करेगा, यहाँ की जनता करेगी। एंड शेप इट्स डेस्टिनी, और फ्रांस का जो भाग्य है वो यहाँ की जनता के द्वारा शेप किया जाएगा, उसको आकार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई है? 1789 में। चलिए आगे चलते हैं। द आइडिया ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र का जो विचार है वो क्या कैसे आया। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस प्रैक्टिसेस टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कोलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द पीपल। करेंगे जब फ्रांस की क्रांति हुई तो उसने क्या किया, उसने लोगों के अंदर यह सेंस प्रदान किया कि भाई आप लोग क्या हैं, कोलेक्टिव आप लोगों की आइडेंटिटी है, आप सभी लोग एक हैं, आपका जो दुश्मन है वो एक है। ठीक है, आपकी हिस्ट्री क्या है, कॉमन है, आपको किससे लड़ना है, राजतंत्र से लड़ना है, राजा से लड़ना है। द आइडियाज ऑफ ला पैत्रे द फादरलैंड एंड ले सितोएन द सिटीजन इम्फेसाइज, यानी ये जो ला पैत्रे और ले सितोएन के जो विचार हैं ये इम्फेसिस करता है, जोर देता है किस पर, द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। ठीक है, एक यूनाइटेड समुदाय का निर्माण किया जाए, इंजॉइंग इक्वल राइट्स, और उस समुदाय में जितने लोग हैं सभी के पास क्या होगा, इक्वल राइट होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का राजनैतिक रूप से भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि उस टाइम पर आप जानते हैं फ्रांस जो है एक्टिव और पैसिव या निगेटिव सिटीजन्स में बटा हुआ था। एक्टिव का मतलब जिनके पास पैसा होता था उनको चुनाव में वोट देने का अधिकार था ना। तो कह रहे हैं कि एक यूनाइटेड कम्युनिटी का गठन किया जाए जहाँ पर सबको इक्वल राइट मिले, भेदभाव ना हो। और क्या हो, अ न्यू फ्लैग ट्राई कलर वॉज चूजन, एक नया झंडा बनाया गया फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद। टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, मतलब वो झंडा जो राजा का प्रतीक हुआ था, राजा के शासन का प्रतीक हुआ करता था, उसको रिप्लेस कर दिया गया, एक नया झंडा बनाया गया ट्राई कलर, तीन रंग का। और क्या किया गया, द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द एक्टिव सिटीजन्स, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा वहाँ का जो स्टेट जनरल है उसको इलेक्ट किया गया, चुना गया, और उसका नाम स्टेट जनरल से बदल करके क्या रख दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, वहाँ की जो संसद है उसका क्या नाम दिया गया, नेशनल असेंबली नाम दिया गया। लेकिन अभी भी वहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स ही जो है भाग लिए थे, याद रखेंगे आप लोग, जिनके पास पैसा वगैरह था और जो एजुकेटेड थे। A centralized administrative system formulated uniform laws for all citizens, कह रहे हैं कि एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई सभी नागरिकों के लिए विद इन इट्स टेरिटरी, यानी फ्रांस के अंदर। इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वेयर एबॉलिश्ड, कह रहे हैं कि उस राज्य के अंदर जो सीमा शुल्क लगता था बॉर्डर पर चीज़ों के आवागमन की वजह से, उन पर जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता था, सीमा शुल्क लगाया जाता था, और जो टैक्स वगैरह लगाए जाते थे उसको एबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि भाई अब वो राष्ट्र बन गया है ना, अब वो खंडित तो है नहीं एरियाज़ अलग अलग रीजन्स में, तो जब उसको यूनाइट किया जा रहा है तो टैक्स ख़त्म हो जाएगा। जैसे अभी क्या है आपका, पूरे इंडिया को एक करने के लिए जीएसटी लाया गया है, ऐसे समझिए आप इसको। तो कस्टम ड्यूटी ख़त्म कर दिया गया, सीमा शुल्क ख़त्म कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट वॉज अडॉप्टेड, कह रहे हैं कि चीज़ों को मापने का जो एक पैमाना होता था उसको क्या किया गया, यूनिफॉर्मिटी प्रदान की गई, एक रूपता प्रदान की गई। यानी अगर यहाँ पर किसी चीज़ का वेट 500 ग्राम आ रहा है तो इस क्षेत्र में भी उस चीज़ को वेट करने पर उसका वेट कितना आना चाहिए, 500 ग्राम ही आना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, और जितना उसका वेट होता था उस हिसाब से इन व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इसी चीज़ को जो है ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, एक सिमिलर वेट सिस्टम लाया गया, याद रखेंगे आप लोग। रीजनल डायलेक्ट वेयर डिस्करेज्ड, और कह रहे हैं कि फ्रांस की क्रांति से पहले जो सभी एरियाज़ खंडित थे, क्षेत्र में बटे हुए थे छोटे छोटे, उनका जो
रीजनल लैंग्वेज था उससे भी एकता नहीं आ पा रही थी, तो उसे डिस्करेज किया गया। और क्या कहा गया, एंड फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रांस लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि भाई सभी लोग जो है फ्रेंच भाषा का आप लोग प्रयोग करिए। तो फ्रेंच बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, राष्ट्र का एक जो कॉमन लैंग्वेज बना वो फ्रेंच था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको नेपोलियन के बारे में बताया गया है, द नेपोलियनिक कोड। कह रहे कि नेपोलियन हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। 1804 के आसपास जो है नेपोलियन का शासन आता है, उसने क्या किया कि पूरे सिस्टम को थोड़ा सा तार्किक और एफिशिएंट बनाने की कोशिश की। द सिविल कोड ऑफ 1804, तो नेपोलियन के द्वारा एक नागरिक संहिता बनाया गया, सिविल कोड बनाया गया, ये आप याद रखेंगे 1804 में बनाया गया था, जिसको नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था। ठीक है, इसने क्या किया, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ। कह रहे हैं कि जन्म के आधार पर जो लोगों को, जाति के आधार पर जो विशेषाधिकार मिलते थे, प्रिविलेज मिलते थे, उसको नेपोलियन ने ख़त्म कर दिया। अच्छी बात है ये तो। क्या किया, स्टैब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, कहा कि कानून के सामने सभी लोग क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, और बोला कि भाई सभी को उनकी संपत्ति पर उनका अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति पर अधिकार है। इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली एंड जर्मनी ही सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स। उसने क्या किया कि भाई प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उनको सिंप्लीफाई किया, मतलब इस तरीके की व्यवस्था की कि यहाँ पर शासन प्रशासन का काम करना थोड़ा सा आसान हो सके। ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, फ्यूडल सिस्टम था, उसको नेपोलियन ने समाप्त किया। एंड फ्रीड पीजेंट्स, किसानों को क्या किया, उसने स्वतंत्र कर दिया, किससे, फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। जो किसान को भूदास बना दिया जाता था ना, क्या होता था, सामंत जो होते थे, जो ज़मींदार होते थे, वो किसानों को ज़मीन देते थे और उसके बदले उनसे टैक्स लेते थे, उनको उस ज़मीन पे दास की तरीके से ट्रीट किया जाता था। तो नेपोलियन ने ये सारी व्यवस्था जो है ख़त्म कर दी और किसानों को बोला कि अब आपको कोई भी प्रकार का भूदास वाली व्यवस्था में आपको बचने का ज़रूरत नहीं है, और जो आप कर वगैरह देते हैं वो नहीं देना है आपको। इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वेयर रिमूव्ड। गिल्ड क्या था भाई, एक व्यापारियों के लिए ये था, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था, उन्हें जो बार बार अलग अलग प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे उसको जो है नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वेयर इम्प्रूव्ड। ठीक है, यातायात के साधन और जो कम्युनिकेशन संप्रेषण की व्यवस्था है, अपनी बातों को रखने की, बोलने की, उसको नेपोलियन के द्वारा सही किया गया। बिजनेसमैन बेगन टू रियलाइज दैट यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज वेट एंड नेशनल करेंसी वुड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो जो बिजनेसमैन वर्ग था उनके लिए ये सारे जो सुधार किए गए नेपोलियन के द्वारा 1804 में नेपोलियन कोड के तहत या सिविल कोड के तहत, वो बिजनेसमैन यानी व्यापारी समुदाय के लिए जो है बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हुआ था, क्योंकि कानून में एकता लाई गई थी। उन्हें बार बार अलग अलग तरीके का जो मापन की सिस्टम थी, अलग अलग प्रकार की, उसके हिसाब से जो उनको अलग अलग टैक्स देना पड़ता था, उन सारी चीज़ों में जो है उनको आसानी होने लगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये है आपका नेपोलियन। करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म। जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वेयर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब जो देश हैं ये बाद में बने थे, पहले वो क्या थे, डिवाइडेड थे ना, अलग अलग राज्यों में, किंगडम्स में डिवाइडेड थे, जो आपका जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है। डचीज एंड कैंटोन्स हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी। तो ये किंगडम्स में बटे हुए थे और उनका एक अपना ऑटोनोमस टेरिटरी हुआ करता था उन राजाओं का। अब कह रहे हैं कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की। एक स्वशासी राजा हुआ करता था, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप उनके अंडर में था।
जो यूरोप का ईस्टर्न इलाका था और सेंट्रल इलाका था। विद इन द टेरिटरी ऑफ विच लिव्ड डाइवर्स पीपल्स, और इस टेरिटरी में क्या होता था, अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो रहते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज शेयरिंग अ कोलेक्टिव आइडेंटिटी और अ कॉमन कल्चर। कह रहे ये जो अलग अलग डाइवर्स प्रकार के भाई लोग थे, उनका कल्चर अलग अलग था, उनमें किसी प्रकार की समानता नहीं थी, एकता नहीं थी, तो राष्ट्र जैसी भावना उनके अंदर नहीं आ रही थी। ठीक है। ऑफन दे एवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा बोलते थे, एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और उनकी जो नस्ल थी वो भी क्या थी, अलग अलग थी एक दूसरे से। कहाँ की बात हो रही है, ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फिगर एक दिया गया है आपका एनसीईआरटी में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया गया है हैब्सबर्ग अम्पायर के बारे में। जो अभी आपको बताया गया ना कि सारे एरियाज किंगडम्स में बटे हुए थे और अलग अलग टाइप के लोग थे, ऐसे ही एक अम्पायर था वहाँ पर, हैब्सबर्ग अम्पायर, एक हैब्सबर्ग साम्राज्य था। द हैब्सबर्ग अम्पायर वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल्स। तो जो हैब्सबर्ग अम्पायर था ये डिफरेंट रीजन्स में बटा हुआ था, अलग अलग प्रकार के लोग इसमें पाए जाते थे। क्या क्या भाई शामिल था इसमें, अल्पाइन रीजन्स शामिल था। अल्पाइन रीजन में क्या क्या था, द टाइरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटेनलैंड, ठीक है, एज वेल एज बोहेमिया, वेयर द एरिस्टोक्रेसी वॉज प्रीडोमिनेंटली जर्मन स्पीकिंग। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कुलीन वर्ग लोग पाए जाते थे, पैसे वाले लोग थे, वो क्या करते थे, जर्मन भाषा का प्रयोग करते थे, जर्मन बोलते थे। इट आल्सो इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग, इटालियन बोलने वाले भी लोग यहाँ पे शामिल थे हैब्सबर्ग अम्पायर में। कहाँ पर, प्रोविंसेस ऑफ लंबार्डी एंड वेनेशिया। तो लंबार्डी और वेनेशिया में जो है इटालियन लोग पाए जाते थे। अब कह रहे कि हंगरी ये देश का नाम है। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, ये एक भाषा है मैग्यार। तो हंगरी में कह रहे हैं कि जो 50% पॉपुलेशन थी वो मैग्यार भाषा बोलती थी, वाइल द अदर हाफ स्पोक अ वैरायटी ऑफ डायलेक्ट। और जो 50% लोग हैं हंगरी के, वो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। देख रहे हैं कितनी डाइवर्सिटी है, जर्मन भाषी भी हैं, इटालियन भाषी भी हैं, मैग्यार भाषी हैं, और 50% लोग तो पता नहीं क्या क्या भाषा बोल रहे हैं। इन गैलिसिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिश, और गैलिसिया नामक देश में जो कुलीन वर्ग था वो क्या बोलता था, पोलिश भाषा बोलता था। ये सब याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये मैग्यार है कि हंगरी में बोलते थे 50% लोग। ठीक है, चलिए, तो गैलिसिया में जो कुलीन वर्ग है वो पोलिश भाषा का प्रयोग करता था। बिसाइड्स, यानी इसके अलावा, दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स जो हैं आपके, अल्पाइन, हंगरी, गैलिसिया, देर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द अम्पायर। ठीक है, और भी लोग रहते थे इस साम्राज्य में। अ मास ऑफ पीजेंस पीपल, यानी किसान वर्ग भी रहता था। बोहेमियंस एंड स्लोवाक्स टू द नॉर्थ, यानी उत्तरी क्षेत्र में कौन लोग थे भाई, बोहेमिया के बोहेमियंस थे, स्लोवाक्स थे। स्लोवेंस इन कार्नियोला, कार्नियोला क्षेत्र में कौन पाया जा रहा है, स्लोवेंस लोग पाए जा रहे हैं। क्रोएश टू द साउथ, साउथ में क्रोएश लोग पाए जा रहे हैं। एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसल्वेनिया, ट्रांसल्वेनिया में, ट्रांसल्वेनिया के उत्तरी क्षेत्र में जो है ईस्ट मतलब पूर्वी क्षेत्र में रोमन्स लोग पाए जा रहे हैं। तो देख रहे हैं आप हैब्सबर्ग एम्पायर में कितनी डाइवर्सिटी है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के लोग जो है वो हैब्सबर्ग एम्पायर में पाए जा रहे थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये है आपका पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर। फिगर आप लोग देखिए, यहाँ पर आपका ऑस्ट्रिया है, यहाँ पर बोहेमिया है, गैलिसिया है, ईस्ट गैलिसिया है, हंगरी है, ट्रांसल्वेनिया है। ठीक है, ये सारे देश आपके, एक बार आप लोग अच्छे से इसको देख लेंगे। ये आपका हैब्सबर्ग एम्पायर का मैप है, ये आपका कार्नियोला है। ठीक है, चलो, हंगरी यहाँ पर है जहाँ पर आपकी मैग्यार भाषा बोली जाती थी। 50% लोग मैग्यार भाषा बोलते हैं, 50% लोग अलग अलग लोकल डायलेक्ट्स बोलते हैं। चलिए आगे चलिए।
द एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग के लोग, जो पैसे वाले वर्ग हैं, उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। द एरिस्टोक्रेट्स वेयर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, कह रहे हैं कि ये लोग जो है आपस में जुड़े हुए थे, कैसे? दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, मतलब ये आपस में जुड़े हुए थे, बाकी लोगों से अलग थे, जो कुलीन वर्ग था। दे ओन स्टेट्स इन द कंट्री साइड एंड आल्सो टाउन हाउसेस, कह रहे हैं कि कंट्री साइड मतलब देहात, गांव देहात में भी इनके पास थे प्लेसेस, टाउन में भी इनके घर थे। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी, कह रहे हैं कि जो कुलीन वर्ग था जब ये हाई सोसाइटी में मिलते थे और कोई डिप्लोमेटिक बात करते थे तो ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। देयर फैमिलीज वेयर ऑफन कनेक्टेड बाई टाई ऑफ मैरिज, और ये लोग आपस में शादी संबंध के द्वारा आपस में कनेक्टेड थे, एरिस्टोक्रेट लोग। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप, कह रहे हैं कि हालांकि ये नंबर में जो है बहुत कम थे, बहुत कम लोग थे ये। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशंस वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री, कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो लोग थे, कह रहे हैं कि जो एरिस्टोक्रेट है वो कम लोग थे, तो ज़्यादा कौन थे? पीजेंट्री, किसान लोग ज़्यादा नंबर में थे। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। अब कह रहे हैं कि टू द वेस्ट, पश्चिम के क्षेत्र में कह रहे हैं द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाई टीनेंट्स, यानी जो किराए पर लोग खेती करते हैं उनके द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा खेती की जाती थी टू द वेस्ट, पश्चिम के एरियाज़ में। एंड स्मॉल ओनर्स, जो छोटे छोटे ज़मीन के मालिक होते थे उनके द्वारा, पश्चिम के एरियाज़ में। द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, कह रहे हैं कि जो ईस्टर्न और बीच का सेंट्रल यूरोप है वहाँ पर क्या हो रहा है भाई? द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाई वास्ट स्टेट्स विच वेयर कल्टिवेटली बाई सर्फ, जो भूदास होते थे उनके द्वारा यहाँ पर खेती किया जाता था। अब कह रहे हैं कि एक नए मिडिल क्लास का ओरिजिन होता है, जिनके द्वारा रिवॉल्यूशन को प्रोत्साहित किया जाता है। द न्यू मिडिल क्लास, कह रहे हैं इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड द इमर्जेंस ऑफ कमर्शियल क्लासेस। देखो, यूरोप के सेंट्रल पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में कह रहे हैं कि औद्योगिकरण जो है वो पहले हो गया, जिस वजह से लोग, वहाँ के लोग जो है ज़्यादा प्रॉस्पेरस हुए और वहाँ पर एक नए व्यापारिक वर्ग का उद्भव हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन बेगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, कह रहे हैं 1750 के आसपास ही जो है, कह रहे हैं इंग्लैंड में जो है क्या हुआ? औद्योगिकरण आ गया, सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France and parts of Germany it occurred during the 19th century। करें 1800 के आसपास जो है, 19th सेंचुरी मतलब 1800 के आसपास फ्रांस में और जर्मनी में जो है औद्योगिकरण हुआ। मतलब पहले कहाँ पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ, उसके बाद आपका फ्रांस और जर्मनी में औद्योगिकरण का मतलब नए नए उद्योगों की स्थापना, ठीक है, मशीनों के द्वारा चीज़ों का प्रोडक्शन करना। तो ये काम सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ, तो वहाँ पर जल्दी लोग जो है प्रॉस्पेरस हुए, एक नए कमर्शियल क्लास का उद्भव हुआ वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। भाई जब उद्योगों की स्थापना हुई तो वर्किंग क्लास का उद्भव हुआ जो वहाँ पे काम करते थे। एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन, और एक मिडिल क्लास का उद्भव हुआ जो क्या थे? इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब जो उद्योगों के मालिक थे छोटे मोटे, एंड बिजनेसमैन व्यापारी जो व्यापार वगैरह करते थे, तो इनको मिला करके जो है एक मिडिल क्लास का ओरिजिन होता है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में क्या हुआ? दीज ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर्स, क्योंकि वहाँ पे लेट औद्योगिकरण हुआ तो वहाँ पर इनकी संख्या क्या थी? कम थी। टिल लेट 19th सेंचुरी it was among the educated liberal middle classes that idea of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity।
कह रहे हैं कि इट वाज एमंग द एजुकेटेड, यानी जो लोग पढ़े लिखे थे, लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे, उनके द्वारा जो है क्या हुआ, जो नेशनल यूनिटी की भावना है वो सबसे पहले आई। और क्या आया, एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस, यानी जो कुलीन वर्ग की जो प्रिविलेज मिला हुआ था उनको समाज में, उसको इन लोगों ने क्या किया, एबोलिश करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इट वाज एमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लासेस दैट आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेंड पॉपुलरिटी। ठीक है, तो जो पढ़े लिखे लोग थे, जो उदारवादी थे, मध्य वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा यह प्रयास किया गया कि भाई एक राष्ट्र का निर्माण किया जाए और जो कुलीन लोगों को प्रिविलेज प्राप्त हुआ है उसको एबॉलिश किया जाए। तो ये जो भावना थी ये क्या हुई, पॉपुलरिटी को गेन कर गई, मतलब प्रसिद्ध हुई ये भावना लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब लिबरल नेशनलिज्म, जो उदारवाद अभी पैदा हुआ है, उनके लिए राष्ट्रवाद क्या था। द टर्म लिबरलिज्म यानी उदारवाद डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लाइबर मीनिंग फ्री, मतलब स्वतंत्र। फॉर द न्यू मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति स्वतंत्र हो, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र हो, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और कानून के समक्ष जो है क्या हो, सभी लोग समान हों। पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से देखा जाए तो इट एम्फेसाइज्ड गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है वो बननी चाहिए। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इट हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, यानी जो राजतंत्र वहाँ पे चल रहा था उसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन ख़त्म करना चाहता था। एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, और जो कुछ लोगों को प्रिविलेज प्राप्त हुआ था उसको भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का उद्देश्य था ख़त्म करना। तो क्या हुआ, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। तो ये सब उद्देश्य था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का कि भाई एक संविधान बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इसका मतलब कि भाई जो जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुने जाते हैं और वो क्या करते हैं, शासन करते हैं थ्रू पार्लियामेंट। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। तो ये सारी चीज़ें लिबरल लोगों के द्वारा बोला गया। 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेस द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि भाई जो प्राइवेट प्रॉपर्टी लोग होल्ड कर रहे हैं हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो सारी संपत्ति को हड़प करके बैठ जाएं, इनका ये मानना था। ठीक है, ये खैर प्राइवेट प्रॉपर्टी के ये विरोधी नहीं थे, लेकिन इनका मानना था कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ चंद लोग ही सारी प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हों। तो ये इनकी मानसिकता थी लिबरल लोगों की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आज का इस क्लास का फ्रेंड्स हमारा लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हम वीडियो को जो है समाप्त करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो लिबरलाइजेशन इन इकोनॉमी, यानी किस प्रकार का सुधार आर्थिक क्षेत्र में होना चाहिए, वो इनके द्वारा डिमांड किया गया। देखो, इन द इकोनॉमिक स्फेयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, यानी जो बाजार है वो स्वतंत्र होना चाहिए, एंड द एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, राज्य के द्वारा, राजा के द्वारा जो भी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा रहे हैं वो सब समाप्त होने चाहिए। किस पर, ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स, जो भी वस्तुओं और चीज़ों की आवागमन पे जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं राज्य के द्वारा, वो सब खत्म होना चाहिए। मार्केट में स्वतंत्रता आनी चाहिए, लोग अपने अनुसार चीज़ों की खरीद फरोख्त कर सकें। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडिल क्लास, और जो मिडिल क्लास का उद्भव हो रहा था उनके द्वारा ये स्ट्रॉन्ग डिमांड किया कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, मार्केट जो है वो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैड क्रिएटेड आउट ऑफ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ कॉन्फेडरेशंस ऑफ 39 स्टेट्स। तो कह रहे हैं कि हालांकि नेपोलियन का जो कोड आया था, सिविल कोड आया था, कब आया था, 1804 में। उसने क्या किया, एक कॉन्फेडरेशन बनाया 39 स्टेट्स का, जिसने उस कॉन्फेडरेशन में चीज़ों को यूनिफॉर्मिटी प्रदान करने की कोशिश की, यानी चीज़ों की जो माप तौल की व्यवस्था है उसको यूनिक करना स्टार्ट किया। क्वाइंस जो है इक्वल
करेंसी जो है इसको इक्वल करने की कोशिश की। ये सारे सुधार ये लाना चाहता था, नेपोलियन ने लाया था, जो उसने कॉन्फेडरेशन यानी संघ बनाया था 39 राज्यों क्षेत्रों का। अ मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स हैड टू पास थ्रू 11 कस्टम्स बैरियर्स। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया जा रहा है कि क्या प्रॉब्लम होती थी उस टाइम पर मर्चेंट्स लोगों को, व्यापारियों को, कि भाई जब वो कह रहे हैं कि हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जा रहा था अपनी सामान को बेचने के लिए, तो उसको 11 बार कस्टम बैरियर्स को पार करना पड़ा था। सीमा शुल्क 11 प्रकार के सीमा शुल्क उसको देने पड़े थे। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी ऑफ 5% एट ईच वन ऑफ देम, और बार बार उसको 5% कस्टम ड्यूटी सीमा शुल्क उसको देना पड़ता था। देयरफॉर इन 1834 क्या हुआ, जॉल्वेरिन, ये इंपॉर्टेंट है टर्म, याद रखेंगे, आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि जॉल्वेरिन क्या था। तो 1834 में जो है जॉल्वेरिन वॉज फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, ठीक है, प्रसा, हिंदी में प्रसा, इंग्लिश में प्रूसिया। तो प्रसा देश के द्वारा ये पहल जो है लाया गया कि हम एक जॉल्वेराइन बनाएंगे। क्या था जॉल्वेराइन, मतलब एक कमर्शियल लोगों का ग्रुप था, मर्चेंट लोगों का ग्रुप था ना, एंड ज्वाइंड बाय मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स। तो ये लोग क्या किए, एक जॉल्वेराइन बनाए, एक ये भी क्या था, एक कॉन्फेडरेशन था, एक संघ था, और उसमें जो लोग शामिल होते थे उनको बार बार कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ता था, ठीक है। तो क्या था ये जॉल्वेराइन, क्या था, एक व्यापारियों का संघ आप कह सकते हैं जॉल्वेराइन। इट अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, जो बार बार टैरिफ लगता था उसको अबॉलिश किया गया, एंड रिड्यूस करेंसीज, यानी अलग अलग प्रकार की जो सिक्के मुद्राएं चलती थी उसको ख़त्म किया गया। बोला कि भाई एक ही प्रकार की मुद्रा आप लोग जो है आपस में यूज करिए ना, जॉल्वेराइन में जो लोग भी शामिल थे। द क्रिएशन ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिम्युलेटेड मोबिलिटी, रेलवे का जो है प्रसार किया गया जिससे चीज़ों के आवागमन में आसानी हुई। हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स टू नेशनल यूनिफिकेशन, और राष्ट्र के यूनिफिकेशन के लिए जो है आर्थिक तरीके से जो बाधाएं आ रही थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो फ्रेंड्स आज हम इसको यहीं पर रखते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।